जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस हाउस। आज की हम अपनी इस वीडियो में 2025 की एक काफ़ी महत्वपूर्ण वैकेंसी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की पूरी स्ट्रेटजी डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमें किस तरीके से अगले आने वाले महीनों में अपनी तैयारी को रखना है, जिससे हम बहुत ही आसानी से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 की कट ऑफ को क्लियर कर पाएँ। मैं अपनी इस स्लाइड्स में आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। क्या सिलेबस है, किस तरीके से हमें उसे फॉलो करना है, क्या हमारी अप्रोच रहनी चाहिए। एक मेजर पोर्शन जो हमारे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जिस सब्जेक्ट का रहता है वो जीएस है, तो क्या जीएस की स्ट्रेटजी रखनी है, मैं डिटेल में पूरी अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और चाहें तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं जो भी मैं आपको बता रहा हूँ आने वाली स्लाइड्स में उसको। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा मोटिव रहेगा वो ये रहेगा कि हम सोर्सेस को कम से कम रखें। हम सिंगल सोर्स रखेंगे जीएस के लिए और उस सिंगल सोर्स के हम मल्टीपल रिवीजन पे ध्यान देंगे। हमें रिवीजन जितने ज़्यादा करेंगे हम उतने ही कट ऑफ को ईजिली क्रॉस कर पाएंगे। तो हमारा फोकस जो है सिंगल सोर्सेस या फिर मैं कहूँ मिनिमम सोर्सेस और मल्टीपल रिवीजन पे रहेगा। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए रहेगा वो रहेगा हमारे टॉपिक वाइज पीवाईक्यू। तो कैसे पीवाईक्यू लगाने हैं, कैसे प्रैक्टिस करनी है, मैं भी आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा। किस सोर्स को फॉलो करना है, करंट अफेयर कहाँ से करना है। बस आप पेशेंसली आने वाले कुछ मिनट मुझे आप दें। तो सबसे पहले आप इस स्लाइड में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की कट ऑफ को देख पा रहे होंगे, जो कि मैंने 2023 की जो कट ऑफ रही है वो मैंने यहाँ पे लिख रखी है। उससे पहले कट ऑफ पे हम बाद में आएंगे। पहले हम एक बार एग्ज़ाम पैटर्न देखते हैं कि क्या एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम पैटर्न है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में मेनली हमको 4 सेक्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें एक है रीजनिंग, दूसरा है जीके या फिर करंट अफेयर या इसको जीएस भी कहते हैं, तीसरा है न्यूमेरिकल एबिलिटी या फिर मैं कहूँ मैथमेटिक्स, और फोर्थ है कंप्यूटर नॉलेज। इन 4 सेक्शन में अगर मैं सबसे ज़्यादा वेटेज वाले सेक्शन की बात करूँ तो वो हमारा जीएस है, जिसमें हमें 50 क्वेश्चंस केवल सिंगल सेक्शन दैट इज़ जीएस या फिर जीके से पूछे जा रहे हैं। हमारे 25 क्वेश्चन रीजनिंग से आएंगे, 15 क्वेश्चन मैथ्स या फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी और 10 क्वेश्चन हमसे कंप्यूटर की सेक्शन से पूछता है। इस तरीके से जो टोटल क्वेश्चंस रहते हैं वो रहते हैं 100। एक नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो टोटल मार्क्स जो हमारे बनते हैं वो बनते हैं 100 मार्क्स। और जो हमें टाइम मिलता है इसके लिए वो मिलता है 1 घंटा 30 मिनट। तो 1.5 घंटे में हमको 100 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन केवल और केवल जीके और जीएस से आते हैं। तो अभी मैं आपको इन सभी सेक्शन का रीजनिंग, जीके, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, इनका सिलेबस बताता हूँ। उसके बाद फिर जो सबसे बड़ा सेक्शन है जीएस, उसको हम डिटेल में समझेंगे कि उसमें हमें किन सेक्शन पे, किन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, किन पे कम ध्यान देना है और किस तरीके से स्मार्टली हम जो है जीएस को कवर अप कर सकते हैं। कट ऑफ पे अभी हम बाद में आएंगे। तो इसके बाद अगर हम सिलेबस की बात करें, क्या क्या टॉपिक मेंशन है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ रीजनिंग की, जिससे हमारे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जीएस के बाद जो कोई इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेकंड नंबर पे, तो वो हमारा रीजनिंग ही है। रीजनिंग में अगर कुछ टॉपिक्स की बात करूं तो जैसे एनालॉगी, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस, स्पेशल विजुअलाइजेशन, स्पेशल ओरिएंटेशन, विजुअल मेमोरी, रिलेशनशिप कंसेप्ट, अर्थमेटिक रीजंस, फिगर क्लासिफिकेशन, फिगर्स वगैरह देके हमसे पूछता है कि आगे अगला फिगर क्या आएगा। इस तरीके से जो क्वेश्चंस रहते हैं। अर्थमेटिक नंबर सीरीज की जैसे आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेगा 4, 16, 25, 47, फिर पूछ लेगा आगे क्या आएगा। तो हम देख रहे हैं जैसे इसमें स्क्वायर का पैटर्न फॉलो हो रहा है, ये 2 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चंस रहते हैं वो। उसके बाद नॉन वर्बल सीरीज और फिर कोडिंग डिकोडिंग। तो अगर रीजनिंग में भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट वैसे टॉपिक आपको बताऊं जिनसे हर बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो जैसे हमारा अर्थमेटिक नंबर सीरीज हो गया, नॉन वर्बल सीरीज है, कोडिंग है, उसके बाद फिगर क्लासिफिकेशन है, फिर हमारा एनालॉगी है। ये रीजनिंग से हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो इन सभी टॉपिक से हमें टोटल 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे
और ये एक काफ़ी स्कोरिंग सेक्शन रहता है क्योंकि रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो इतने ज़्यादा टफ नहीं आते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड नंबर पे जो है न्यूमेरिकल एबिलिटी, जहाँ से अगर हमने ऊपर देखा था 15 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, तो यहाँ से सर हमको 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और 15 क्वेश्चंस जिन टॉपिक से पूछे जाएंगे उसमें है नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, फंडामेंटिक अर्थमेटिक ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, मेंसुरेशन, टाइम डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम और टाइम एंड वर्क। इसमें अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करूँ तो नंबर सिस्टम एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर हम इसको सबसे पहले करते हैं तो इसी से बेसिक हमारे और भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। फिर हम परसेंटेज कर सकते हैं, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस है, मेंसुरेशन एक थोड़ा बड़ा टॉपिक है लेकिन हम इसको छोड़कर बिल्कुल नहीं जाएंगे, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क। ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनको अगर हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारे यहाँ पे एफर्ट्स हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे और आउटपुट हमको अच्छा देखने को मिलेगा। तो जो मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ ये चैप्टर्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन पर्टिकुलर सेक्शन से। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पे रीजनिंग को देख लिया, हमने यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी को देख लिया। देन अब हम बात करते हैं जीके की, या फिर इसको जीएस भी बोलते हैं, मतलब जनरल स्टडीज़। कहीं कहीं ये करंट अफेयर्स के नाम से भी लिखा हुआ है लेकिन करंट अफेयर इसका एक सेक्शन है, ये पूरा करंट अफेयर नहीं है। तो इसमें जो टॉपिक्स हैं या फिर मैं कहूँ इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं जो कंप्राइज करते हैं जनरल नॉलेज को, वो है हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स, ये करंट अफेयर की एक थीम है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये इंडियन पॉलिटी का ही पार्ट है एक तरीके से, और साइंटिफिक रिसर्च में हमारे बेसिक साइंस के क्वेश्चंस रहते हैं। तो अभी मैं इसको जहाँ से हमारे 15 क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं अभी इसको आपको पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा कि सर इसमें हमें किस तरीके से अप्रोच रखनी है, क्या ध्यान देना। लास्ट में कंप्यूटर फंडामेंटल जहाँ से 10 क्वेश्चन आते हैं और बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 6 to 7 क्वेश्चन आप यहाँ से इजीली करेक्ट कर सकते हैं। ये कुछ चैप्टर हैं जैसे MS एक्सेल हो गया, वेब ब्राउज़र है, ब्लॉग है, वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, आपके इंटरनेट सर्विसेज हैं, कम्युनिकेशन है, बेसिक क्वेश्चन आते हैं। अगर कोई भी हम एक सिंगल कोई भी सोर्स अगर फॉलो कर लेंगे तो हमारे कंप्यूटर के जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ से गलत नहीं होंगे। इसके बाद ये कुछ मैंने यहाँ पे ऑफिशियल डेटा अटैच कर रखा है, जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है तो उसमें क्या हाइट है, 170 सेंटीमीटर हाइट नॉर्मल कैटेगरीज के लिए, 165 जो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए है, और चेस्ट यहाँ पे दे रखा है 81 से 85, मिनिमम 4 सेंटीमीटर एक्सपेंशन है, और नीचे ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए दे रखा है 157 नॉर्मल, 155 स्पेशल कैटेगरी से, और 152 जो है वो डॉटर ऑफ इधर सर्विंग रिटायर, और मतलब अगर उनके कोई भी फादर वगैरह कुछ अगर सर्विस में है दिल्ली पुलिस में तो उनको कुछ रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाता है। तो ये हमारा फिजिकल के बारे में। और लास्ट में ये मैंने और आगे कुछ फाइल अटैच कर रखी है, जैसे फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट है मेल और कैंडिडेट के लिए, तो उसमें क्या क्या कैसे चाहिए, लॉन्ग जंप कितना चाहिए, 1600 मीटर की रेट जो मतलब रेस है वो 30 साल तक के जो लोग हैं 6 मिनट में 30 से 40 7 मिनट, ठीक है। तो ये सब जो है तो ये हमें यहाँ पे देखना है और इसको हम बाद में समझ लेंगे, क्योंकि पहला जो हमारी प्रायोरिटी है वो है हम किस तरीके से रिटन को क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर रिटन ही नहीं निकला तो फिर और चीज़ें तो फिर बन ही नहीं पाएंगी। तो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी ये रहेगी कि हम रिटन को क्वालिफाई करें, उसके साथ साथ फिटनेस पे तो हमें ध्यान देना ही है। और ये जो चीज़ हैं ये मैनेजेबल हैं, हम इनको आसानी से मैनेज कर लेंगे। रिटन जो है वो उस पर हमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, ज़्यादा फोकस करना है, तो उस चीज़ को थोड़ा हम डिटेल में समझते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं जीके और जीएस को काफ़ी डिटेल में समझाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि वो 50% पेपर को हमारे कंप्राइज कर रहा है। उससे पहले एक बार मैं आपको कट ऑफ दिखा देता हूँ कि जो 2023 में जो कट ऑफ थी वो क्या कट ऑफ थी आउट ऑफ 100 मार्क्स। तो जो अनरिजर्व कैटेगरी है वहाँ पे मेल के लिए 65 मार्क्स, फीमेल के लिए 55 मार्क्स। ओबीसी में अगर मैं बात करूं तो 66 मार्क्स फॉर मेल एंड 55.6 मार्क्स फॉर फीमेल। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में अगर बात करूं तो 60 मार्क्स आई द कट ऑफ थी फॉर मेल कैंडिडेट एंड 48 मार्क्स फॉर फीमेल कैंडिडेट। इसी तरीके से एससी की 57 फॉर मेल, 46 फॉर फीमेल, और एसटी में 58 फॉर मेल एंड 44 फॉर फीमेल। तो ये आप कट ऑफ देख सकते हैं जो कि 2023 में इशू की थी दिसंबर मंथ में एसएससी के द्वारा। तो हमें इस कट ऑफ की रेंज में ध्यान रखते ही अगर मान लो पेपर टफ आया, इजी आया, तो हमारा टारगेट ये रहे कि हम 80 की फिगर को टच करें, जिससे क्या है हमारे दिमाग में टेंशन ना रहे रिटन देने के बाद कि अरे होगा या नहीं होगा, कहीं रह गया तो हमें इतने मार्क्स ले आने हैं कि जिससे हम रिटन देने के बाद बिल्कुल टेंशन फ्री रहें कि हाँ अब मेरा रिटन तो हो गया, अब मुझे आगे की तैयारी करनी है।
तो अब मैं बात करने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन जिसकी हम काफ़ी देर से चर्चा कर रहे हैं, जो कि है जीएस या फिर जीके, जहाँ से टोटल हमें 50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब कुछ मैं अगर टॉपिक्स की बात करूं, जीएस या जीके में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक या फिर सबसे मैं कहूँ वेटेज जिसका ज़्यादा है वो है करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर एक रफ फिगर ये कहा जाता है कि पेपर होने से 8 से 10 महीने पहले के अगर हम करंट अफेयर तैयार करते हैं तो वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे। अब मान लो कोई दिल्ली पुलिस के पेपर में कोई 1.5-2 साल पुरानी करंट अफेयर पूछ ली हो और हम उसके लिए 2 साल की करंट अफेयर तैयार करके जाएं, तो ये एक स्मार्ट स्ट्रेटजी नहीं है, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है आने वाले पेपर में वो फिर से 2 या 1.5 साल पुरानी करंट अफेयर पूछे। तो हमारी अप्रोच ये रहेगी, अगर मान लो 10 से 12 करंट अफेयर के क्वेश्चन आ रहे हैं तो यहाँ पे हम 9 से 10 क्वेश्चन को बहुत आसानी से जो है कवर अप कर पाएँ। बाकी का अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो उनको हम लीव आउट कर देंगे, उन्हें नेगेटिव अटेम्प्ट नहीं करना है। सबसे पहले करंट अफेयर पूछा जाएगा, उसके बाद यहाँ पे है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में वर्ल्ड और इंडियन 2 टॉपिक या फिर 2 सेक्शन है यहाँ पे, वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी। फिर नेक्स्ट जो है वो हमारा हिस्ट्री है, इतिहास। हिस्ट्री में प्राचीन इतिहास जिसको बोलते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, फिर मध्यकालीन इतिहास मिडिवल हिस्ट्री, और फिर है आधुनिक इतिहास या फिर मॉडर्न हिस्ट्री। उसके बाद बात करते हैं पॉलिटी। पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आते हैं और कुछ हमारे बेसिक फंडामेंटल हैं वहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये हो गया हमारा पॉलिटी, करंट अफेयर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी। फिर उसके बाद है इंडियन इकोनॉमी, जहाँ से बेसिक ही क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से आते हैं मैं भी आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। इंडियन इकोनॉमी, तो करंट अफेयर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, और लास्ट में हम बात कर लेते हैं जनरल साइंस, जहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी प्लस करंट से लिंक करके अगर कुछ भी करंट में चल रहा होगा तो यहाँ से जो है साइंस ओरिएंटेड क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं। और ये बेसिक क्वेश्चन रहते हैं, क्योंकि जो हमारा एग्जाम है वो 12th लेवल का एग्जाम है, तो बहुत ज़्यादा कुछ टफ से क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब ये मैंने कुछ आपको मेन हेडिंग्स बता दी, मेन एरियाज बता दिए जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले है करंट अफेयर, फिर है ज्योग्राफी, फिर है हिस्ट्री, उसके बाद पॉलिटी, पॉलिटी के बाद इंडियन इकोनॉमी और फिर जनरल साइंस। अब मैं आपको इन टॉपिक को थोड़ा और डिटेल में क्लासीफाई करता हूँ और आपको पता चलता हूँ कि हमें किस तरीके से अपनी अप्रोच को रखना है। तो थोड़ा ध्यान देंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स स्टूडेंट्स के बीच में इतना डिबेटेबल टॉपिक है कि सबसे पहले जो इसमें दिक्कत आती है, इसमें आती है सोर्स की प्रॉब्लम कि सर इसको कहाँ से फॉलो करें, क्या इसका सोर्स लें। कुछ लोग इसके लिए मंथली मैगजीन पढ़ते हैं, जो मंथली मैगजीन आती है हर महीने की वो। कुछ लोग इसको यूट्यूब से पढ़ते हैं, कुछ लोग जो ईयरली कंपाइलेशन आते हैं उनको फॉलो करते हैं। ईयरली कंपाइलेशन जैसे स्पीडी की मैगजीन काफ़ी फेमस मैगजीन है इसके लिए, उसको फॉलो करते हैं। अब देखिए करंट अफेयर इतना डायनेमिक सब्जेक्ट है, तो इसको हमें कैसे पढ़ना है इसके लिए एक स्ट्रेटजी है। वो स्ट्रेटजी ये है कि करंट अफेयर में भी कुछ ऐसे सेक्शन हैं, कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनसे हर साल क्वेश्चन पूछता है एसएससी। जैसे देखिए मैं आपके सामने थीम्स लिखूंगा, आप बताना कि उन थीम से क्वेश्चन आते हैं नहीं आते। जैसे एक थीम है स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स से हर साल क्वेश्चन पूछेगा वो, किसको स्पोर्ट्स में किसने स्कोर ने कितना रन बनाया, किस प्लेयर ने कितना रन बनाया, कोई स्पोर्ट्स इवेंट कहीं हाल ही में हुआ हो, कहाँ हुआ, उसमें कौन फर्स्ट आया कौन सेकंड आया। तो एक थीम है हमारी करंट अफेयर में क्या है, स्पोर्ट्स। उसके बाद जो दूसरी थीम है वो है अवार्ड्स एंड ऑनर्स। हाल ही में दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिला, भारत रत्न 5 लोगों को मिला है, उनके नाम पूछ सकते हैं। पद्मश्री, पद्म विभूषण, अर्जुन अवार्ड किसको मिला है। तो इस तरीके से अवार्ड्स वगैरह से क्वेश्चन पूछता है। सेकंड है हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स, सरकारी योजनाएं, कि सरकार की कोई योजना आई है, अष्टलक्ष्मी योजना अभी न्यूज़ में है तो उसके बारे में पूछ लेगा कि ये इस योजना का संबंध किससे है। स्वनिधि स्कीम पूछ लेगा,
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पूछ लेगा, जनधन योजना, ये सब बेसिक हैं, पुरानी स्कीम्स हैं लेकिन फेमस स्कीम्स हैं, इनके बारे में। फोर्थ है नेशनल इवेंट्स, राष्ट्रीय घटनाएं, जो भी बड़े कुछ नेशनल इवेंट हमारे देश में हुए हों, जैसे कोई कॉन्फ्रेंस हमारे इंडिया में हुई हो, या फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमारा हाल ही में रिपब्लिक डे निकल कर गया 26 जनवरी को, गणतंत्र दिवस। तो इस बार के रिपब्लिक डे पे कौन चीफ गेस्ट था हमारी कंट्री में, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे। तो इस तरीके से जो भी हमारे नेशन में जो भी इवेंट हो रहे हैं बड़े बड़े, हाल ही में किसी सुरंग का उद्घाटन हुआ हो कहीं पे, कोई नेशनल पार्क न्यूज़ में रहा हो, या कोई नेशनल इवेंट कोई हुआ हो बड़ा, जैसे कुंभ मेला है एक बड़ा इवेंट है, तो इस तरीके से नेशनल इवेंट से क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद पूछता है इंटरनेशनल इवेंट, इंटरनेशनल इवेंट्स, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं। तो यहाँ पे पूछ लेगा जैसे हाल ही में ब्रिक्स की जो समिट है वो कहाँ पे हुई, किस कंट्री ने उसको होस्ट किया, G20 क्या है, WHO के बारे में पूछ लेगा, अभी न्यूज़ में है। हाल ही में USA में इलेक्शन हुए, ट्रम्प जो है वहाँ पे प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए, तो उनके बारे में पूछ लेगा कि क्या है ये सारी चीज़ें। तो जो भी इंटरनेशनल इवेंट में जो भी न्यूज़ में हो, इंटरनेशनल इवेंट में ये पूछ लेता है। फिर पूछता है आपका एक इम्पोर्टेंट डेट्स, जैसे नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है, गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है। तो एक आपका जो थीम है वो है इम्पोर्टेंट डेट्स। उसके बाद अगर मैं एक और थीम की बात करूं तो वो यहाँ पे आ जाते हैं बुक्स एंड ऑथर्स। हाल ही में कोई बुक वगैरह न्यूज़ में रही हो, कोई बुक से रिलेटेड कोई ऑथर न्यूज़ में रहा हो, कोई फेमस बुक हो जो अभी हाल ही में पब्लिश हुई हो, जिसको कोई बड़ा प्राइज़ मिला हो। तो इस तरीके से बुक्स एंड ऑथर भी एक जो है इसका हमारा सेक्शन रहता है। तो अगर मैं थीम्स की बात करूं तो करंट अफेयर में जो भी क्वेश्चन आएगा वो इन थीम से ही आएगा। तो हमें अगर करंट अफेयर जहाँ से भी हम पढ़ रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब हो या कोई मंथली मैगजीन हो या कोई ईयरली कंपाइलेशन हो, हमारा फोकस ये रहेगा कि हम इन टॉपिक को जरूर कवर करें। जो स्पोर्ट्स में न्यूज़ में रहा है पिछले 8 से 10 महीने में वो हम कवर करें, अवार्ड्स एंड ऑनर्स जो न्यूज़ में रहे हैं उनको कवर करें, गवर्नमेंट स्कीम जो न्यूज़ में रही हैं उन्हें कवर करें, नेशनल इवेंट, इंटरनेशनल इवेंट पिछले 8 से 10 महीने के, कोई बुक न्यूज़ में रही हो उसका ऑथर कौन है, वो बुक किस लैंग्वेज में है, किस बारे में, ये देख लें। जैसे अवार्ड्स एंड ऑनर्स में मैं आपसे कहूँ नोबेल प्राइजेस जो जिस कितनी कैटेगरी में मिलते हैं, लिटरेचर में किसको मिला, मेडिसिन में किसको मिला, तो इस तरीके से पीस प्राइज, शांति पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार किसको मिला। तो इस तरीके से जो भी प्राइजेस हैं वो हमें थोड़ा सा याद रखने और हमारे क्वेश्चन जो है इसी से पूछे जाएंगे। अब इसको सर फॉलो कहाँ से करना है, तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप मंथली मैगजीन को फॉलो कर रहे हैं तो ये एक अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है, क्योंकि इसमें आपको एफर्ट ज़्यादा देने पड़ेंगे और उसका आउटपुट इतना है नहीं। दूसरा कारण क्या है कि जब पेपर पास आएगा ना तो आप मंथली मैगजीन को रिवाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर महीने की इतनी इकट्ठी हो जाएगी कि लास्ट टाइम पे आपको लगेगा कि किस महीने की रिवाइज करूँ और किस महीने की छोड़ूं। रही बात दूसरी यूट्यूब चैनल की, तो मैं कहूँगा अगर आप कोई यूट्यूब चैनल फॉलो कर रहे हैं जो केवल एक ही चैनल फॉलो करें, मल्टीपल चैनल की ओर नहीं जाएं, और उस चैनल को फॉलो करते हुए जो भी उस चैनल में बताया जा रहा है उसके आप नोट्स जरूर बनाएं, अपने हैंडमेड नोट्स आप तैयार करें जो भी वहाँ पे आपको बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। और उस तरीके से अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आपका एक तो रिवीजन भी हो रहा है साथ में, और दूसरा जैसे ही वो मंथ का जो डेटा कंप्लीट होगा तो अगर आपने खुद ने लिखा है तो आप उसको अच्छे से दिमाग में याद रख पाएंगे। बाकी अगर मैं इन दोनों से बेस्ट अप्रोच बताऊं तो वो रहता है ईयरली कंपाइलेशन, जो भी वार्षिक जो भी मैगजीन आती हैं एक साल की, अगर आप पिछले एक साल की मैगजीन को कवर अप करके जाते हैं जब भी हमारा एग्जाम होगा उससे, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने स्पीडी लिखा हुआ, तो स्पीडी एक अच्छी मैगजीन है। अब देखिए मैगजीन को पढ़ने का भी तरीका होता है। अगर आप कोई भी मैगजीन लेके आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप स्पीडी मैगजीन लेके आए, तो आप कोशिश ये करेंगे कि स्पीडी मैगजीन में से जो ये टॉपिक मैंने आपको लिखाए हैं, जैसे स्पोर्ट्स, जैसे अवार्ड्स एंड ऑनर्स, गवर्नमेंट स्कीम, नेशनल इवेंट, इंटरनेशनल इवेंट, इंपॉर्टेंट डेट्स, बुक्स एंड ऑथर्स, आप इन टॉपिक को पहले कवर अप करेंगे मैगजीन से, उसके बाद आप दूसरे टॉपिक पर आएंगे। तो फिर मैंने दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ, जो हमारी अप्रोच रहेगी करंट अफेयर के लिए, वो कोई भी एक सोर्स, मंथली मैगजीन आप छोड़ दें, ये नहीं करें। यूट्यूब से अगर आप कोई चैनल को फॉलो कर रहे हैं वो कर सकते हैं, या फिर हम ईयरली कंपाइलेशन को करेंगे। साथ ही में मैं भी आपको
जो करंट अफेयर की जो ईयरली कंपाइलेशन है उसको मैं खुद से अपने इसी चैनल पे, जो ये अलग अलग जो आपको टॉपिक दिख रहे हैं स्पोर्ट्स अवार्ड्स एंड ऑनर्स, तो पिछले एक साल में जो भी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट हुए हैं उनका एक वीडियो रहेगा, एक वीडियो अवार्ड एंड ऑनर का। तो अगर आप उसको फॉलो करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये है कि नहीं सर हमें मैगजीन ही पढ़नी है, तो आप स्पीडी मैगजीन को लेके और इसको टॉपिक वाइज अगर आप स्टडी कर लेंगे तो करंट अफेयर की प्रॉब्लम आपकी बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद अगर मैं और टॉपिक की बात करूंगा, अगर हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में एंशियंट, मिडीवल और मॉडर्न। तो एंशियंट, मिडीवल, मॉडर्न में एंशियंट में जैसे मैं बात करूं इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बुद्धिज्म, जैनिज्म, मैं वो टॉपिक लिख रहा हूं जिससे बहुत रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मॉडर्न एम्पायर, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, गुप्ता एम्पायर, इसके बाद जैसे ऊपर वैदिक काल नहीं लिखा मैंने, वैदिक एज। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं एंशिएंट में जिनको हमें सबसे पहले कवर अप करना है। महाजनपद वगैरह बुद्धिज्म जैनिज्म के टाइम पे ही पढ़ लेते हैं, तो इसी में आपका टॉपिक आ गया। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, ये कुछ हेडिंग्स हैं जो हमें एंशिएंट हिस्ट्री से कवर अप करनी है। अगर मैं मध्यकालीन भारत की बात करूं तो यहाँ पे मेनली जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर है आपका मुगल साम्राज्य, मुगल एम्पायर। ये दो सेक्शन अगर हम कर लेते हैं तो हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन चांसेस ये रहेंगे कि हमारे मेडिवल हिस्ट्री से कवर अप हो जाए। मॉडर्न में अगर मैं बात करूं तो मॉडर्न में भारत में यूरोपियों का आगमन, अराइवल ऑफ यूरोपियन, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद 1857 की क्रांति, रिवॉल्ट ऑफ 1857। उसके बाद धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन, सोशियो एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। एक सेक्शन ये है। और उसके बाद 1885 से जब कांग्रेस की स्थापना होती है 1947 तक, जिसमें गर्मपंथी, नरमपंथी, गांधी युग, ये जितने भी इवेंट हैं सबने अवज्ञा, भारत छोड़ो, असहयोग, इनसे क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। तो अगर हम इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे या फिर इन सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे तो हमारी प्रायोरिटी इन टॉपिक्स पे पहले रहेगी कि सर हम सबसे पहले इन टॉपिक को कवर अप करेंगे, इसके बाद किसी दूसरे टॉपिक पे जाएंगे। तो ये मैंने आपको हिस्ट्री के लिए बता दिया। इसी तरीके से अगर मैं आपको ज्योग्राफी के बारे में बताऊं तो ज्योग्राफी में सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी है, उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी का जो वेटेज है वो ज़्यादा है। अगर मैं इंडियन ज्योग्राफी के टॉपिक्स की बात करूं तो इंडियन ज्योग्राफी में कुछ टॉपिक्स जैसे बेसिक ऑफ इंडिया, भारत के कौन से पड़ोसी देश हैं, किनकी सीमा, कितनी बड़ी सीमा है देश के साथ, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, इस तरीके से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है रिवर्स ऑफ इंडिया, भारत की नदियां, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, भागीरथी अलकनंदा से कहाँ के मिलती है, कृष्णा रिवर कहाँ से निकलती है, तुंगभद्रा नदी किस नई नदी की सहायक नदी है, इस तरीके से जो भी क्वेश्चन है, यमुना कहाँ से निकलती है, ये जो क्वेश्चन है चंबल किसकी सहायक नदी है, सिंध, केन, बेतवा, बाघेन, ये सारे हमारे रिवर्स एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी से। उसके बाद एग्रीकल्चर, कृषि, सॉइल, मिट्टी, खनिज, उसके बाद फिजियोग्राफी जिसमें हमारे हिमालय पर्वत हो गया, मैदानी क्षेत्र हो गए, पठार का क्षेत्र हो गया, मरुस्थल हो गए, हमारे द्वीप हो गए, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ये सारे हमारे कुछ मेन टॉपिक्स मैंने आपको बताया इंडियन ज्योग्राफी से। अगर मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी से बात करूं तो वही बेसिक ऑफ अर्थ, सौरमंडल, सोलर सिस्टम, रॉक्स, चट्टानें, अर्थक्वेक एंड वॉल्केनो, ये हमारे कुछ मेन एरियाज हैं जहाँ से वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको करंट अफेयर बताया, हिस्ट्री बताया, ज्योग्राफी बताया। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ पॉलिटी के बारे में कि पॉलिटी में सर हमें किन टॉपिक पे ध्यान देना है।
पॉलिटी में सबसे पहले फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य, डीपीएसपी जिसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, हिंदी में बोलते हैं राज्य की नीति निर्देशक तत्व, यूनियन गवर्नमेंट केंद्रीय सरकार, स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार, म्युनिसिपैलिटी एंड पंचायत, न्यायपालिका जुडिशरी। ये कुछ वो टॉपिक हैं इंडियन पॉलिटी के जहां से हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो अगर हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले इन टॉपिक को कवर अप करेंगे, उनके बाद किसी दूसरे टॉपिक पे जाएंगे। उसके बाद बचता है जनरल साइंस। जनरल साइंस में 9th एंड 10th लेवल की जो भी बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो जो रहती है वहां से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल से बताऊं तो बायो में विटामिन के बारे में पूछ लेगा, विटामिन ए विटामिन बी के बारे में बताइए, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है, तो ये सारी चीज़ें। केमिस्ट्री से बेसिक आपसे फॉर्मूलाज वगैरह पूछ लेगा, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा में क्या डिफरेंस है, सोडियम कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, और ऐसे ही आपके बेसिक फिजिक्स से क्वेश्चन बनेंगे, ग्रेविटी कहाँ ज़्यादा होती है कहाँ कम होती है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद एक बस लास्ट जो इसमें सेक्शन हमारा बच रहा है वो है इकोनॉमी। इकोनॉमी में ज़्यादातर करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन कुछ नई योजनाएं, न्यू स्कीम्स जो गवर्नमेंट ने जारी की हों वो यहाँ पे पूछ लेता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे है वो है 5 ईयर प्लान्स, पंचवर्षीय योजनाएं। ये हर साल पूछे जाते हैं कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो किससे रिलेटेड थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना किससे रिलेटेड थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और तीसरा जो यहाँ से जो सेक्शन है इकोनॉमी से आफ्टर द 5 ईयर प्लान्स, वो है हमारे जैसे ऑपरेशन वगैरह जो होते हैं, जैसे ऑपरेशन ग्रीन क्या था या वाइट रिवॉल्यूशन क्या था, सोवियत क्रांति, हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था, कब शुरू हुआ, कब आया, क्या उसका उद्देश्य था, येलो रिवॉल्यूशन क्या था। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमारी इकोनॉमी से पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको काफ़ी डिटेल में जीएस के मेन जो टॉपिक्स हैं वो एक्सप्लेन किए हैं, इकोनॉमी, पॉलिटी, जनरल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, करंट अफेयर। इन सभी टॉपिक को आप ल्यूसेंट से काफ़ी अच्छे से कवर अप कर सकते हैं। लेकिन याद रहे अब ये टॉपिक करने कैसे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पॉलिटी से शुरू किया, मैं करने का तरीका बता रहा हूं। पॉलिटी में मान लो आपने सबसे पहले पढ़ा फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। अब जैसे ही आपने फंडामेंटल राइट पढ़ लिया है वैसे ही आपके पास होने चाहिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के टॉपिक वाइज पीवाईक्यू, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू। अब जैसे ही आपने फंडामेंटल राइट पढ़ा वैसे ही आप पीवाईक्यू की बुक खोलेंगे और देखेंगे कि फंडामेंटल राइट से दिल्ली पुलिस में कितने क्वेश्चन आए हैं, और इस टॉपिक को पढ़ने के बाद क्या आप वो क्वेश्चन लगा पा रहे हैं। अगर मान लो आप क्वेश्चन लगाते टाइम भूल रहे हैं तो फिर से आप टॉपिक रिवाइज करें और दोबारा से क्वेश्चन पे आएँ। और अगर आप क्वेश्चन लगा पा रहे हैं और मान लो 10 क्वेश्चन उसमें पूछे थे और 10 में से आपने 7 से 8 क्वेश्चन सही लगा लिए, 2 आपके गलत हो गए, तो इसका मतलब ये है कि आपका वो टॉपिक तैयार है। नेक्स्ट रिवीजन में आपके वो क्वेश्चन 10 के 10 सही हो जाएंगे, उतना पढ़ के आप आगे बढ़ सकते हैं दूसरे टॉपिक पे, जैसे फंडामेंटल ड्यूटी है। तो इस तरीके से एक सब्जेक्ट को उठाओ, टॉपिक को उठाओ, उस टॉपिक को ल्यूसेंट से पढ़ो, या कोई ल्यूसेंट अगर नहीं पढ़ना चाह रहा तो उसके पास उसके कोई नोट्स हों या उसके कोई कोचिंग के नोट्स हों या उसका कुछ और मटेरियल हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको टॉपिक को पढ़ने के बाद पहली रीडिंग लगाते ही आपको पीवाईक्यू देखने हैं, क्योंकि पीवाईक्यू देख के हमें पता चलेगा कि टॉपिक को हमने कितना डेप्थ में पढ़ना है। पता चला हमने बहुत ज़्यादा उसमें डिटेल में पढ़ लिया, उतना डिटेल में क्वेश्चन पूछा ही नहीं जा रहा है, तो इतनी मेहनत करने की नीड ही नहीं है क्योंकि टाइम कम है। अगर हम इस अप्रोच को फॉलो करेंगे तो हम आसानी से 40+ स्कोर करेंगे केवल जीएस में। 40+ अगर हमारा इस अप्रोच के साथ जीएस में स्कोर हो जाता है तो बचे हुए 40+ हम रीजनिंग
मैथ और कंप्यूटर से आसानी से स्कोर कर लेंगे। यहाँ पे रीजनिंग के जो 25 क्वेश्चन आते हैं वो इतने इजी क्वेश्चन रहते हैं भाइयों कि अगर 25 में से आपने ध्यान से रीजनिंग को अटेम्प्ट किया तो आप 22 से 22 क्वेश्चन बहुत आसानी से स्कोर कर ले जाएंगे। यहाँ पे 40 नंबर आपने यहाँ स्कोर कर लिया, 20 क्वेश्चन मान लो आपने यहाँ स्कोर लिया, 60 क्वेश्चन आपका 60 नंबर जो है 60 से 65 नंबर आपका 2 सेक्शन से ही आ गया जो कि जीके और रीजनिंग है। फिर बचा कंप्यूटर और मैथ्स, बचे हुए आप 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ पे ले आइए, तो 65 और अगर 20 क्वेश्चन आप करेंगे तो इस तरीके से आसानी से आपका 80+ स्कोर हो जाएगा। बस यही फर्क है स्मार्ट वर्क में और हार्ड वर्क में। सिलेबस उठा के आंख बंद करके शुरू करना नहीं है, पहले टॉपिक को पढ़ना है, उसके बाद पीवाईक्यू देखने किस तरीके से इस टॉपिक से पीवाईक्यू आ रहे हैं, उसके बाद फिर हमें आगे कुछ करना है। इस अप्रोच का आप ध्यान रखें। बाकी का मैं यहाँ पे पीवाईक्यू की सीरीज अपने इसी चैनल पे स्टार्ट करूंगा और करंट अफेयर मैं आपको इसी चैनल पे कवर अप कराऊंगा टॉपिक वाइज। आप चाहें तो उसको फॉलो कर सकते हैं, आपको वो काफ़ी हेल्प करेगा। फर्दर अगर आपको कोई डाउट हो तो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे जो है मैं डेली अपडेट एग्जाम से रिलेटेड देता रहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको दिल्ली पुलिस की पूरी स्ट्रेटजी समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमारे पास 2025 में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्ट होने की। इस अप्रोच को फॉलो करते हुए आसानी से 80+ स्कोर कर लेंगे। और इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग। जय हिंद।